नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, एक ऐसा नाम जो हिंदुत्व के लिए जाना जाता है और जिन्होंने पूरे देश को एक समय पूरे देश को जोड़ के रख दिया था और इतनी मुखरता से उठाई थी बात हिंदुत्व की और भारतीय संस्कृति की। आज सर ये लगातार जो बात हो रही है शिक्षा की पद्धति की, सनातन संस्कृति की बात हो रही है, शिक्षा में क्या आधारभूत चेंज चाहते हैं? पहली बात कि शिक्षा की कीमत बहुत बढ़ गई है। शिक्षा सस्ती होनी चाहिए ताकि सबको उपलब्ध हो, गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए। और आज शिक्षा मिलती है तो शिक्षा के बाद रोजगार नहीं है, शिक्षा के बाद रोजगार मिले, ये तीनों मुद्दे, सस्ती शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, शिक्षा के बाद रोजगार, ये तीनों मुद्दों को लेकर आज देश भर से आए छात्र राष्ट्रीय छात्र परिषद की राष्ट्रीय बैठक में चर्चा करके निर्णय करें। सर ये जो बात लगातार हो रही है कि प्राइवेटाइजेशन, जो मोदी सरकार है लगातार प्राइवेटाइजेशन पर जोर दे रही है, लेकिन शिक्षा तो फ्री होनी चाहिए। गरीब लोग कैसे करेंगे अगर सब कुछ पैसे से ही आएगा? तो आप जो बड़ा मूल प्रश्न उठा रहे हैं कि शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, तो अभी तो राइट टू एजुकेशन। मैंने मुफ्त नहीं कहा, मैंने सस्ती शिक्षा कहा। प्राइवेट भी होना चाहिए, सरकार भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, दोनों में फीस कम हो। और देश स्वतंत्र होने के बाद शिक्षा में हमने गति प्राप्त करने का जरूर प्रयास किया है। जो देश में साक्षरता बहुत कम थी देश आजाद हुआ तक, वह देश में साक्षरता 80% तक हम पहुंचा पाएंगे। यह संतोषजनक नहीं है पर निराशाजनक भी नहीं है। पर शिक्षा में साक्षरता मानी पढ़ना लिखना, वह तो प्राथमिकता है। इसके बाद हायर एजुकेशन आता है, उच्च शिक्षा, जिनमें आप कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं। और हायर एजुकेशन के साथ टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल, टेलीकम्युनिकेशन, पेट्रोलियम, मरीन और टेक्निकल एजुकेशन के भी आगे रिसर्च में सर्वाधिक पेटेंट 1950 के पहले जर्मनी के पास थी। आज दुनिया में सर्वाधिक पेटेंट अमेरिका के पास है। भारत को विश्व की आर्थिक महासत्ता बननी है तो रिसर्च और पेटेंट की ओर जाना होगा। मैं सभी छात्र छात्राओं को इसलिए समझा रहा हूं कि हमें भारत की शिक्षा कैसी खड़ी करनी है और खड़ी करने के लिए हमें पूरे देश की जनता में, छात्रों में जागरण और छात्र शक्ति के आधार पर दबाव क्या बनाना है। तो भारत में सभी लोग साक्षर बने 100%। भारत में उच्च शिक्षा सबको उपलब्ध, सुलभ बने। टेक्नोलॉजी की शिक्षा में हम दुनिया से कॉम्पीट करें। आज हर वर्ष 4 लाख भारत के छात्र विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। विदेश में पढ़ने जाना चाहिए, वहां का नॉलेज हमें प्राप्त करना ही चाहिए, तभी हमारी शक्ति बढ़ेगी। पर भारत में वह नॉलेज 5 साल के बाद नहीं दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं। तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या अमेरिका की श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में शिक्षा दी जा सकती है, वो भोपाल में क्यों नहीं? लखनऊ में, पटना में, गुवाहाटी में, अहमदाबाद में क्यों नहीं? हमें यह देश में श्रेष्ठ उच्च शिक्षा अर्थात वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, श्रेष्ठ टेक्निकल एजुकेशन, रिसर्च का एटमॉस्फेयर, सुविधा, सर्वाधिक पीएचडी,
दुनिया में सर्वाधिक पेटेंट, यह भारत का समृद्धि का रास्ता है। क्या हम यह देश के छात्रों में, समाज में एटमॉस्फेयर बना सकते हैं कि पूरा भारत साक्षर बने, सबको उच्च शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा भारत में वर्ल्ड क्लास बन जाए, श्रेष्ठ टेक्निकल एजुकेशन मिले, सबसे ज्यादा दुनिया में पीएचडी भारत में हो, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या, नाउ वी आर नंबर 1 अहेड ऑफ चाइना। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो दुनिया में सबसे ज्यादा छात्र भी भारत में होंगे। क्या दुनिया में सबसे ज्यादा जेन्युइन पीएचडी भारत में हो सकती है? रिसर्च की सुविधा लेकर सबसे ज्यादा पेटेंट, यह भारत की आर्थिक महासत्ता, यह भारत के करोड़ों लोगों का आर्थिक समृद्धि। मैं पीएचडी करूंगा, पेटेंट लूंगा, मेरे घर के पैसे बढ़ेंगे और ऐसे करोड़ों लोगों के घर के पैसे बढ़ेंगे तो देश के बढ़ेंगे। यह एटमॉस्फेयर खड़ा कौन करेगा? भारत में यह एटमॉस्फेयर खड़ा करके जन दबाव करने का काम भारत में आरसीपी करेगी। कुछ बंधुओं को पता होगा, मैं आज से 50 साल पहले फर्स्ट एमबीबीएस में मेडिकल कॉलेज में पढ़ने गया। 1975, 48 साल हो गए। मेरी महीने की फीस 25 रुपया थी, 25 रुपीज पर मंथ इन फर्स्ट एमबीबीएस। आप जानते हैं मेडिकल एजुकेशन 4.5 वर्षों का होता है। 450 वर्षों की मेरी फीस 1500 रुपया थी। बोलो 1500 रुपया फी में किसी टैलेंटेड बेटा बेटी देश में डॉक्टर बन सकता है, तो किसी भी गरीब का बेटा बेटी डॉक्टर बनेगा या नहीं? आज नहीं बनेगा। मैं स्वयं भी डॉक्टर बनने के लिए नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी 50 लाख 1 करोड़ नहीं। अभी यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, 20,000 भारत के पढ़ रहे मेडिकल छात्र वापस लौटे। यूक्रेन एक छोटा सा देश है, 5 करोड़ आबादी है। हमारे 4 यूक्रेन मिलकर उत्तर प्रदेश बन जाएगा। तो वहां पढ़ने गए, यूपी में क्यों नहीं गए? यहां डॉक्टर बनने के लिए 50 लाख 1 करोड़, यूक्रेन में 20 लाख में 18 लाख में डॉक्टर बन जाता है। मेरा कहना है भारत में ठीक है 1500 रुपया में डॉक्टर नहीं बनाओगे, क्या 15 लाख में डॉक्टर बनाने की व्यवस्था कर सकते हो क्या? इसलिए मैंने कहा सस्ती शिक्षा हमारा हक है, तुम्हारा दान नहीं है। मैं कहूंगा सस्ती शिक्षा, आप कहेंगे हमारा हक है, तुम्हारा दान नहीं है। बोलो सस्ती शिक्षा हमारा हक है, तुम्हारा दान नहीं है। सस्ती शिक्षा हमारा हक है, तुम्हारा दान नहीं है। भारत सस्ती शिक्षा से हट चुका है। अमेरिका में आज भी वहां भी गरीब है, मिडिल क्लास है। गरीब का बेटा कॉलेज में शिक्षा नहीं ले सकता है, क्योंकि वहां की उनकी कॉलेज की फीस इतनी महंगी है। हम गुणवत्ता में अमेरिका बनाए, क्वालिटी में अमेरिका बनाए, क्वालिटी 3rd क्लास और फीस अमेरिका की। इसलिए राष्ट्रीय छात्र परिषद सस्ती शिक्षा चाहती है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा चाहती है। यह संभव है जिस देश में सभी लोगों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी।
तो ठीक है, युग बदला है। मुफ्त में नहीं देंगे तो सस्ती दे सकते हैं क्या? संभव है। उनके लिए सरकार में बैठे हुए लोगों का संकल्प, they should have a will to deliver quality cheap education। भारत में आधुनिक शिक्षा जो आप और मैं ले चुका, आप ले रहे हो, वह अंग्रेजों ने शुरू की हमारी परंपरागत शिक्षा से भिन्न है। अंग्रेजों ने मॉडर्न एजुकेशन शुरू क्यों किया? भारत में सरकार बना चुके थे, सरकार चलाने के लिए लाखों लोगों की जरूरत थी, तो मॉडर्न इंग्लिश एजुकेटेड नहीं होंगे तो सरकार नहीं चलेगी। इसलिए उन्होंने मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन शुरू किया, उनकी गवर्नमेंट चलाने के स्वार्थ के लिए, हमारे कल्याण के लिए। तब कम लोग पढ़ रहे तो सबको नौकरी मिलती थी। आज शिक्षा बढ़ी, साक्षरता 80% आ गई, तो देश में शिक्षा प्राप्त करके जिनको रोजगार चाहिए उनकी संख्या 55 करोड़ है। 55 करोड़ है। और भारत सरकार में राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक ये देश में नौकरियां सरकार में है, उनकी संख्या 3 करोड़ है। अब ध्यान से समझिए, हम पढ़ेंगे, महंगी फी देकर पढ़ेंगे, माता पिता कर्ज लेकर पढ़ाएंगे उम्मीद में कि बेटा बेटी पढ़ेगा, नौकरी करेगा, विवाह होगा, सुखी संसार होगा। पर 55 करोड़ पढ़ेंगे तो नौकरी तो 3 करोड़ की मिलेगी, 52 करोड़ की नहीं। इस स्थिति में हमारा क्या होगा? मैं बुलवाता हूं, मेरे बोलो, मैं बोलूंगा शिक्षा के बाद सही रोजगार, आप बोलेंगे आरसीपी की यही दरकार। बोलो, शिक्षा के बाद सही रोजगार, आरसीपी की यही दरकार। शिक्षा के बाद सही रोजगार, आरसीपी की यही दरकार। शिक्षा के बाद सही रोजगार, आरसीपी की यही दरकार। इसलिए हमारा एक मुद्दा रहेगा रोजगार। रोजगार सरकार तो नहीं दे सकती है, तो रोजगार मिलेगा कैसे? सरकार रोजगार नहीं दे सकती है, पर ये देश में रोजगार है। उदाहरण के नाते आप बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम करने के बाद नौकरी नहीं मिलने वाली, परंतु ये देश में अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, उनको 20-25 हजार रुपया मिलता है। क्या बीकॉम करते करते अकाउंटिंग का एडिशनल शिक्षण दे पाएंगे तो कुछ लोगों को बीकॉम के बाद भी रोजगार मिलेगा। जिनको रोजगार नहीं मिलेगा वह अकाउंटिंग का काम करेंगे। बीएससी के बाद सबको रोजगार नहीं मिलेगा, पर बीएससी करते करते लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग, जो ब्लड का टेस्ट कर देते हैं, आपको शुरुआत में 15-20 हजार रुपया, बाद में 20-25 हजार रुपया मिलेगा। मैं कह रहा हूं, उनका अर्थ है कि आज जो शिक्षा दे रहे हैं हम चालू रखें, परंतु शिक्षा में एक सप्ताह में मानो 50 घंटे की हमारी शिक्षा है, उसमें 8वीं कक्षा के बाद एक सप्ताह में 8-10 घंटा उनको स्वरोजगार मिले। क्या बीकॉम करते करते हमको मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं? बीए करते करते ऑनलाइन सेल की ट्रेनिंग दे सकते हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो छोटा मैन्युफैक्चरिंग सिखा सकते हैं। आज देश में ऐसे 1 लाख प्रकार के रोजगार उपलब्ध है। वहां ऐसी ज्ञान वाले, जिनको स्किल कहते हैं,
ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं। और हिंदुस्तान में शिक्षा देते समय ये व्यवस्था बनी तो कुछ लोगों को गवर्नमेंट में रोजगार मिलेगा, किसको बैंक में, आर्मी में, पुलिस में। जिनको वहां नहीं मिलेगा वह छात्र भी 15 से 25 हजार रुपया कमा लेगा। वह आरसीपी का शिक्षा के साथ और शिक्षा के बाद रोजगार है। मैंने 2 शब्द किया, शिक्षा के साथ रोजगार। हमारे बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड में, कनाडा में पढ़ने जाते हैं। गुजरात से बहुत बड़ी मात्रा में है। मेरे भी भतीजे वहां हैं, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है। सिर्फ 1 साल की फीस माँ बाप को देनी पड़ती है। 6 महीने के बाद पढ़ते पढ़ते वो पार्ट टाइम नौकरी करते हैं, वह पैसे से उनकी फीस निकल जाती है। मैंने शब्द किया शिक्षा के साथ रोजगार। हम कॉलेज की पढ़ाई करें, पढ़ाई करते करते सप्ताह में 10-15 घंटा काम करके हमारी कॉलेज की और हॉस्टल की फीस का खर्चा निकल सकता है, निकल सकता है। सरकार को यह मॉडल बनाना चाहिए। 2 बातें मैंने कही, शिक्षा के बाद रोजगार, सरकार की नौकरी के अलावा शिक्षा के बाद रोजगार, और दूसरा शिक्षा के साथ रोजगार। ये मूल जिम्मेदारी सरकार की है, उन पर भी दबाव बनाएंगे, परंतु आरसीपी के द्वारा सरकार की मदद के बिना भी ये छात्रों को करवाने का हम प्रयास करेंगे। उदाहरण ऑनलाइन सेल, अब पढ़ाई करो, पढ़ाई करके ऑनलाइन सेल के साथ आपको जोड़ दिया और हर महीने पढ़ाई करते 5,000 रुपया मिला तो बोलो फीस निकल जाएगी या नहीं? हम सरकार से भी दबाव बनाएंगे, आरसीपी में यह भी करेंगे, शिक्षा के साथ रोजगार। इसलिए मेरे सभी छात्र भाई और बहनों, हम यह देश फिर से आर्थिक महासत्ता बने, हम सभी के घर में अच्छी आमदनी हो, सबको शिक्षा मिले, अमेरिका और इंग्लैंड के लेवल की मिले, सस्ती मिले, पढ़ते पढ़ते हम अपनी शिक्षा का और खाने पीने का खर्च निकाल पाए, ऐसा शिक्षा के साथ पार्ट टाइम रोजगार, और शिक्षा के बाद भी रोजगार। साथ में हम अलग अलग प्रांतों में जन्मे, हिंदू है, यह देश में हजारों वर्षों से हिंदू निशाने पर है, खतरे पर है। हम अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा, शिक्षा के बाद रोजगार, यह सब हमारा मूल प्राथमिक काम रहेगा। यह करते करते राष्ट्रीयता का जागरण, इसलिए हम सुभाष चंद्र जयंती भी मनाएंगे, विवेकानंद जयंती भी मनाएंगे, महाराणा प्रताप लाचित बरफुकान की जयंती भी मनाएंगे। हम कॉलेजों में निरंतर राष्ट्रीयता का जागरण करेंगे और बिना शर्म रखे हिंदुत्व का भी जागरण करेंगे। हमारे राष्ट्रीय छात्र परिषद में हिंदू के अलावा किसी को हम प्रवेश मेंबरशिप नहीं देंगे। चर्चा करते समय ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पर यह हिंदू छात्रों का ही संगठन रहेगा। इसलिए राष्ट्रीय जागरण भी यहां होगा, हिंदू जागरण भी होगा, परंतु हमारा प्रमुख कार्य भारतीय शिक्षा, हर एक व्यक्ति का विकास, पूरे समाज का विकास, राष्ट्र को आर्थिक समृद्ध करके विश्व की महासत्ता बनाए और ये देश में सस्ती गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध हो, शिक्षा के बाद रोजगार हो,
हम शिक्षा के व्यापारीकरण के संपूर्ण खिलाफ हैं, परंतु बड़े पैसे लेने वाले गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि शिक्षा का व्यापारीकरण न हो, उनके साथ बैलेंस बढ़ा रहे। 1 लाख रुपया की फीस देने वाली इंजीनियरिंग कॉलेज में 50% सीट आप 1 लाख फीस लेकर दो और 50% सीट बिना पैसे लिए टैलेंटेड गरीब युवाओं को दो, यह बैलेंस होगा। तो जिनके पास पैसे हैं उनके पैसे से गुणवत्ता युक्त प्राइवेट शिक्षा गरीब के बेटे को मिलेगा। हमने आवाज उठाई तो हो जाएगा। हर रोज जहां एकत्रित होते हैं छात्र व कॉलेज है, पूरे देश के करोड़ों छात्रों को जोड़ने का माध्यम सोशल मीडिया है। आज जगाना बहुत आसान है। हम इतने बहुत बड़ा मानव कल्याणकारी विचार लेकर राष्ट्रीय छात्र परिषद शुरू हुई है। मूल संगठन अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद है और सभी जगह अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय छात्र परिषद के कार्यकर्ता की चिंता, सहयोग और गार्डियन की भूमिका अदा करते रहेंगे। आज 5 बजे तक बैठकर हमें राष्ट्रीय छात्र परिषद को हर कॉलेज में हर छात्र तक ले जाकर छात्र शक्ति के आधार पर जो मुद्दे मैंने स्लोगन से बुलवाए वह कैसे करवाना। आप भी कॉलेजों में जाकर जहां जाते हैं, मैंने जो नारे बुलवाए यही नारे हमारे नारे बने। यह स्लोगन में हमारा सिद्धांत, हमारी मांगे बनी है, उनको ही नीचे तक ले जाए। आपको ये जो मिला है छात्र परिषद का, ये सबको 2-2, 5-5, 10-10 देंगे। आगे जाकर हमारी पहचान बनेगा। हम सब मिलकर शाम तक एक बहुत बड़ी योजना बनाकर जाए। प्रत्येक व्यक्ति का विकास, संपूर्ण समाज का विकास और देश को आर्थिक विकास करके आर्थिक महासत्ता बनाने के काम में राष्ट्रीय छात्र परिषद लगे। यह कहते हुए दूर से आप यहाँ आए, आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।